Hello friends, welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, I am Kanai Kumar and today we will learn about armature reaction. आज हम लोग फ्रेंड्स आर्मेचर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, ये कब होता है, क्यों होता है, इसके चलते क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या ये आर्मेचर रिएक्शन आपका सही है या हमारे लिए नुकसानदेह है, ये सारी चीज़ हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इस चैनल में जो भी टॉपिक्स आपको बताया जाए उसमें बहुत ही बेसिक आइडिया बताया जाता है जिससे आप हर एक एग्जाम्स में, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हो या फिर खासकर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं उसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियोस को अंत तक जरूर देखें, उनमें आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा। और किसी को अगर किसी तरह का भी कोई भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आप लोग के हर एक डाउट को क्लियर करने का। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज आर्मेचर रिएक्शन। तो जब हम लोग एक डीसी मशीन लेते हैं, डीसी मशीन हम लोग जब लेते हैं तो क्या होता है, उसमें एक स्टेटर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देते हैं और जब रोटर को हम लोग रोटेट कराते हैं तो उस रोटर कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ओके, ये हम लोग अभी तक जाने हैं। अब मान लेते हैं कि क्या होता है कि उस रोटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लोड लगा रहे हैं। ठीक है, आर्मेचर के थ्रू ही हम लोग लोड लगाएंगे। आर्मेचर में सबसे आउटपुट होगा तो आर्मेचर में लोड लगाएंगे और जैसे ही आर्मेचर में लोड लगाएंगे क्या होगा, आर्मेचर में सिंस ईएमएफ है तो वो क्या होगा, एक करंट फ्लो करने लगेगा। ये करंट आर्मेचर के कंडक्टर में भी फ्लो करेगा। ठीक है, नाउ जब आर्मेचर के कंडक्टर में आपका करंट फ्लो करने लगेगा तो इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होता है, एक अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो सिंस आर्मेचर के कंडक्टर में भी लोड लगाने से करंट फ्लो होता है तो यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होता है। ओके, नाउ अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ये उसी मशीन के अंदर होगा, उसी एयर गैप में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जहां पर पहले से आपका एक स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। और अगर सेम एरिया में, सेम प्लेस में अगर दो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या होगा, दोनों के बीच एक इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में आपका इंटरेक्ट करता है तो वहां पर आपका बेसिकली तीन इफेक्ट होता है। क्या क्या होता है, पहला इफेक्ट होता है आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या होता है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड किसी एक एंगल पे उसके साथ लिंक करता है, तो इस चीज़ को कहा जाता है क्रॉस। मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो उसको इस मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या किया, कट किया। तो इस केस में क्या होता है कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है ये इन दोनों का रिजल्टेंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो नया मैग्नेटिक फील्ड या आउटपुट जो मैग्नेटिक फील्ड का आपका बनता है वो क्या होता है, थोड़ा बहुत आपका रिड्यूस हो जाता है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन मतलब अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आपका प्रोड्यूस हुआ, दोनों एक ही फेज में एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे से एड अप हो जाएगा और नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका बढ़ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन, जहां पर एक पहला मैग्नेटिक फील्ड जो नया मैग्नेटिक फील्ड आया दोनों सेम डायरेक्शन में हुआ और दोनों एड अप होकर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड उसको बढ़ा दिया, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। एंड थर्ड इज योर क्रॉस डीमैग्नेटाइजेशन, सॉरी डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन क्या है, आपका मैग्नेटाइजेशन का जस्ट ऑपोजिट है। मतलब यहाँ पर जो पहले से मैग्नेटिक फील्ड है, जो नया मैग्नेटिक फील्ड है जस्ट के ऑपोजिट में प्रोड्यूस हुआ, तो इस वजह से क्या करता है, जो नया मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली अपोज करता है, उसको घटा देता है। तो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत ही कम होता है। और अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो आउटनेट आउटपुट आएगा मैग्नेटिक फील्ड का वो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन में आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन डीमैग्नेटाइजेशन में ये वैल्यू जीरो भी हो सकता है या फिर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कंप्लीटली चेंज भी हो सकता है। कि अगर आपका नया मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नीट्यूड में ज्यादा है तो क्या हुआ, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, तो पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपका एक जगह पे मौजूद होता है तो ये तीन इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया कि जैसे ही हमने आर्मेचर में लोड दिया, आर्मेचर में करंट फ्लो हुआ और आर्मेचर में जैसे ही करंट फ्लो हुआ आर्मेचर का भी एक मैग्नेटिक फील्ड बना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, उसी एयर गैप में बनेगा जहां पर पहले से स्टेटर का फील्ड मौजूद है, जहां से पहले से स्टेटर का फील्ड मौजूद है। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर आपका दो मैग्नेटिक फील्ड एयर गैप में आ गया, तो यहां पर आपका जो फिनोमेना होगा दैट विल बी योर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। यहां पर क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कट करेगा और इसी को कहते हैं हम लोग आर्मेचर रिएक्शन। तो क्या कहते हैं हम लोग, आर्मेचर रिएक्शन। बेसिकली रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है कि दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड या दो कोई भी केमिकल्स को आपस में मिलाते हैं तो एक नया केमिकल बनता है, दैट इज योर केमिकल रिएक्शन। उसी तरह से आर्मेचर रिएक्शन मतलब क्या है, आर्मेचर में दो चीज का इंट्रैक्शन होगा, दोनों के बीच की रिएक्शन होकर नया प्रोडक्ट बनेगा। तो आर्मेचर में क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर पहले से स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रिएक्ट किया, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है आपका आर्मेचर रिएक्शन।
ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि आपका एयर गैप में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है और यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक है। तो अब यह आर्मेचर रिएक्शन कब हुआ, जब हम लोग का आर्मेचर में करंट फ्लो हुआ। Whenever there is current in the armature, then only magnetic field is produced. जब से ही आपका आर्मेचर में करंट फ्लो होगा तभी उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और तभी आपका आर्मेचर रिएक्शन होगा। अनटिल अनलेस आर्मेचर में करंट फ्लो होता है आपका आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा। और आर्मेचर में आपका करंट कब फ्लो करेगा, जब आर्मेचर में आप लोड लगाइएगा। तो कोई भी डीसी जनरेटर जब लोडेड कंडीशन में होगा तो वहां पर आर्मेचर रिएक्शन होगा। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन होगा। तो इस पॉइंट से हम लोग एक चीज मान सकते हैं, एक चीज जान सकते हैं कि एक जनरेटर अगर हम लोग कभी यूज कर रहे हैं तो उसमें आर्मेचर रिएक्शन हमेशा होगा, क्योंकि जनरेटर है तो उसमें यूज करने मतलब क्या, उसमें लोड लगाएंगे और लोड लगाएंगे तो आर्मेचर में करंट फ्लो होगा ही और आर्मेचर में करंट होगा तो आर्मेचर रिएक्शन होगा ही। तो whenever we are using a generator, जब हम लोग जनरेटर को इस्तेमाल करें तो आर्मेचर रिएक्शन होना मैंडेटरी है। आर्मेचर रिएक्शन को किसी भी कंडीशन में हम लोग हटा नहीं सकते हैं, उसको इरेज नहीं कर सकते हैं। अगर जनरेटर को हम यूज करें, जनरेटर में लोड लगा रहे तो आर्मेचर रिएक्शन होना मस्ट है। समझ गए? तो आर्मेचर रिएक्शन आपका हमेशा रहेगा। ठीक है। कोई अगर कहता है कि आर्मेचर रिएक्शन हम जीरो कर सकते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट है भाई, आर्मेचर में करंट ना फ्लो कराएं। आर्मेचर में करंट नहीं फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आर्मेचर में लोड ही नहीं लगाएंगे। तो अगर कोई भी जनरेटर हम ले रहे हैं और उसमें लोड ही नहीं लगाएंगे तो वो जनरेटर तो फिर यूजलेस है ना। तो दैट मीन्स आर्मेचर रिएक्शन इज मैंडेटरी फॉर एवरी जनरेटर। तो नाउ लेट्स सी कि आर्मेचर रिएक्शन के चलते क्या क्या इफेक्ट होता है और इसके चलते जनरेटर में क्या इफेक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या इफेक्ट होता है, इसको हम लोग जानते हैं। तो उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ जानते हैं। यहाँ पर आपका दो वर्ड आता है, एक आता है MNA और एक आता है आपका GNA। MNA का मतलब होता है आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। और GNA का मतलब होता है आपका जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। अब ये दोनों जो होता है एक इमेजिनरी लाइन्स होता है जो हम लोग खींचते हैं इन द आर्मेचर। ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग देखते हैं MNA के बारे में कि MNA क्या है, या फिर GNA के बारे में। ठीक है, दोनों ही क्या होता है। तो MNA यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो यहाँ पर दिखाया गया है, ये क्या है कि हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल मतलब जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू न्यूट्रल होगा। तो अगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर में कोई भी लाइन हम लोग खींचते हैं तो देयर द मैग्नेटिक फील्ड इज मिनिमम और ऑलमोस्ट जीरो। तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। जिस लाइन पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल। नाम से सजेस्ट हो रहा है, न्यूट्रल मतलब नो मैग्नेटिक फील्ड या जीरो उसका इफेक्ट होगा। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर होता है? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ऑलवेज होता है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है। तो जब हम लोग मान लीजिए यहाँ पर नॉर्थ पोल यहाँ पर साउथ पोल लिए और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपका इस तरह से आया तो इससे परपेंडिकुलर जो भी लाइन खींचेंगे दैट विल बी द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। सही में है? नाउ कमिंग टू द ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, GNA क्या होता है? ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि ज्योमेट्रिकली हम लोग आर्मेचर को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ आपका पॉजिटिव हाफ, एक तरफ नेगेटिव हाफ। पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ मतलब जब हम लोग आर्मेचर में वाइंडिंग करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टर आपका एक तरफ से इन करेगा और एक तरफ से आउट होगा। इस तरह से एक तरफ से इन होगा, एक तरफ से आउट होगा। तो करंट एक तरफ से इन होगा, एक तरफ से आउट होगा। तो अगर इनवर्ड गोइंग करंट को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं तो आउटवर्ड कमिंग करंट को क्या मानेंगे? नेगेटिव। तो क्या होगा, कुछ पोर्शंस में आपका आर्मेचर का क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, कुछ में क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन होगा। बट ये दोनों डायरेक्शंस, ये जो दोनों पार्ट होगा दैट विल बी इक्वल, दोनों इक्वल ही होगा। जितना इनवर्ड करंट होगा उतना ही आउटवर्ड करंट भी होगा। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम लोग इस आर्मेचर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आपका ये जो लाइन होता है जो कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है मैकेनिकली या फिजिकली, इसको कहा जाता है आपका GNA। इसको क्या कहा जाता है? आपका GNA। ओके। तो जब आपका एक जनरेटर आपका बेसिकली रुका हुआ है, मान लीजिए एक जनरेटर अभी फिलहाल इस तरह से रुका हुआ है और जनरेटर में कोई रोटेशन नहीं है, ठीक है, और आर्मेचर में कोई भी करंट नहीं है। मान लेते हैं जनरेटर रोटेट कर रहा है, आर्मेचर में कोई भी करंट अभी आपका फ्लो नहीं हो रहा है। तो जब आर्मेचर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो आर्मेचर में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो आर्मेचर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो ये जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस स्टेटर का है, ये अपने जो इनिशियल पोजीशन है, जो भी स्टार्टिंग में जो जैसे फ्लो कर रहे हैं उसी तरह से आपका फ्लो करेंगे। तो इस केस में क्या होता है, MNA और GNA क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करता है, मतलब एक ही लाइन पे होता है, दोनों एक ही लाइन पे होता है। ठीक है। तो ये कब तक होगा? जब तक आपका आर्मेचर में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है। लेट अस सपोज कि अभी हम लोग क्या किया, आर्मेचर में एक लोड लगाएं। ठीक है। तो जैसे आर्मेचर में लोड लगाएंगे क्या होगा, अब आर्मेचर में भी एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फिगर जहां पर हम लोग को ये चीज दिख रहा है। ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अभी क्या हो गया, आर्मेचर में लोड लगाएं तो आर्मेचर के कंडक्टर में भी एक मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो रहा है इस तरह से। तो इसमें अगर क्लॉकवाइज फील्ड प्रोड्यूस होगा तो इसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर क्या है, नेगेटिव है। तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो रहा है इधर आर्मेचर, जो कि दोनों हाफ्स में अलग अलग है, पॉजिटिव हाफ में अलग है और नेगेटिव हाफ में जैसे उसका उल्टा है ना। जैसे ही दोनों में क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या होगा, जो
पहले से जो नॉर्थ एंड साउथ के बीच जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा वो क्या होगा, इन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा। तो अब क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डिस्टॉर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, दैट इज क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होने से क्या होता है, जो नेट फील्ड बनता है वो क्या होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। ठीक है, तो नाउ व्हाट विल हैपन कि यहाँ पर जो आर्मेचर का फील्ड है वो मेन फील्ड से रिएक्ट करेगा और यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उसकी वजह से होगा क्या, तो ये है आपका नेक्स्ट फिगर। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पहले स्ट्रेट लाइन में आ रहे थे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जो आ रहे थे जब आर्मेचर में कोई करंट नहीं था, अभी क्या होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होगा ये अपना पाथ क्या हो जाएगा आपका, ये अपना पाथ क्या करेगा, चेंज कर लेगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका अपने पाथ से क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। ठीक है, अभी भी देखिए इस केस में भी आपका पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ सेम है। ठीक है, दैट मीन्स जीएनए अभी भी उसी पोजीशन पे है, जीएनए कहाँ पर है, अभी भी उसी पोजीशन पे आपका मौजूद है। बट अब अगर यहाँ पर हम मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी अगेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो पहले इधर थे अभी क्या हो गया, इस तरह से टिल्टेड हो गया। तो एमएनए क्या हो जाएगा, अब इस लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, यहाँ के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अभी आपका यहाँ के परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके। तो पहले जो जीएनए के साथ था अभी क्या हो गया, वो कुछ एंगल में शिफ्ट हो गया, कुछ एंगल से आपका शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो पहला जो इफेक्ट होता है आर्मेचर रिएक्शन का वो क्या होता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन तो मैग्नेटिक फील्ड का, ये क्रॉस मैग्नेटाइजेशन करता है। दूसरा क्या होता है कि आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस आपका क्या होता है, शिफ्ट कर जाता है बाय सम एंगल। अभी कितना एंगल से शिफ्ट करेगा ये डिपेंड करता है कि आपका आर्मेचर में करंट कितना है, आर्मेचर में करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, और वो साइमल्टेनियसली डिपेंड करेगा कि आर्मेचर में आप लोड कितना लगा रहे हैं। तो लोड जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएगा उतना ही क्या होगा, शिफ्टिंग एमएनए का बढ़ते जाएगा और एंगल बिटवीन जीएनए और एमएनए आपका इंक्रीज करेगा और उतना ही आर्मेचर रिएक्शन आपका क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया पहला इफेक्ट जहां पर आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट करता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का सबसे बड़ा आपका फीचर क्या है, तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस वो जगह होता है जहां पर आपका करंट आर्मेचर में क्या होता है, आपका अपना पोजीशन चेंज करता है, अपना पोजीशन चेंज करता है। ठीक है, दैट मीन्स यहीं पे आपका कम्युटेशन होता है, क्योंकि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के लेफ्ट हाफ में मान लीजिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो इधर क्या है, नेगेटिव करंट है। तो इसी जगह पे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में जो आपका करंट होता है वो जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो ओरिजिनली जब भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं और ब्रश को प्लेस करते हैं तो आइडियली ब्रश को हम लोग ऑलवेज एमएनए पे प्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका प्रॉपर कम्युटेशन होता है, प्रॉपर कम्युटेशन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका करंट मिनिमम होता है, इसीलिए स्पार्किंग आपका मिनिमम होता है। तो जैसे ही आपका एमएनए मान लीजिए आर्मेचर रिएक्शन से शिफ्ट हो जाएगा, तो ब्रश को तो पता नहीं कि एमएनए शिफ्ट हो गया, तो ब्रश अपना मान लीजिए पहले वाले पोजीशन पे रह गया। तो इस जगह पे नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पर आपका जो करंट होगा वो बढ़ जाएगा और प्रोसेस में आपका स्पार्किंग भी शुरू हो जाएगा। तो ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, एमएनए पे ही हम लोग जो ब्रशेस होते हैं उसको प्लेस करते हैं। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ योर एमएनए। तो बेसिकली हम लोग पहला चीज क्या देखें कि जैसे ही आपका आर्मेचर रिएक्शन होता है तो आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, आपका शिफ्ट हो जाता है ना। यहाँ पर आपका क्या होता है कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि जो रिजल्टेंट फील्ड है कभी कभी आपका कहीं पे आपका इंक्रीज करता है, कहीं कहीं आपका डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर आपका दो तरह का पोल टिप आता है, एक आता है लीडिंग पोल टिप, एक आता है आपका ट्रेलिंग पोल टिप। अब ये होता क्या है, लीडिंग पोल टिप का मतलब क्या होता है, लीडिंग पोल टिप मतलब जहां पर मान लीजिए कंडक्टर आपका रोटेट कर रहा है और जिस पोल के इन्फ्लुएंस में कंडक्टर आ रहा है दैट इज कॉल्ड द लीडिंग पोल टिप। और लैगिंग पोल टिप मतलब जिस पोल के जिस टिप से दूर आपका कंडक्टर जा रहा है दैट इज कॉल्ड द लैगिंग पोल टिप। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बात करें और ये मान लीजिए आपका जनरल इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो अभी कंडक्टर क्या हो गया, नॉर्थ पोल के ये वाला जो टिप है इससे दूर जा रहा है, लेकिन नॉर्थ पोल के ये वाले टिप के नजदीक जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका लीडिंग पोल टिप और ये क्या हो जाएगा आपका लैगिंग पोल टिप। ये हो जाएगा आपका लीडिंग पोल टिप और ये हो जाएगा आपका लैगिंग पोल टिप। समझ में आया? तो लीडिंग पोल टिप में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि लैगिंग पोल टिप में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या घटता है। ठीक है, तो उसी तरह से साउथ पोल को हम लोग देखेंगे तो साउथ पोल में क्या है, कंडक्टर अभी ऊपर वाले पोल की तरफ आ रहा है और नीचे वाले पोल से दूर जा रहा है। तो यहाँ पर ये वाला लीडिंग पोल टिप हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा आपका लैगिंग पोल टिप। ठीक है, तो नॉर्थ पोल के लिए जो लीडिंग होगा वो साउथ पोल के लिए उसके सामने वाला पोर्शन क्या होगा, लैगिंग पोल टिप होगा, और नॉर्थ पोल में जो लीडिंग पोल टिप होगा उसके सामने वाला साउथ पोल के लैगिंग होगा, और नॉर्थ पोल में जो लैगिंग पोल टिप होगा उसके सामने वाला साउथ में क्या होगा, लीडिंग पोल टिप। तो लीडिंग पोल टिप का मतलब कंडक्टर जब जिस पोल के पार्ट के नजदीक जा रहा है, मतलब जहां पर मैग्नेटिक फील्ड उसमें इन कर रहा है जिस जगह से, दैट इज कॉल्ड लीडिंग। जैसे यहाँ पर ये कंडक्टर मान लीजिए आपका इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये इधर जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ का आर्मेचर का पोर्शन क्या होगा, इस नॉर्थ पोल के इससे क्या होगा, दूर पे जा रहा है, तो ये लैगिंग पोल टिप हो गया। उसी तरह से यहाँ पर कंडक्टर क्या हो रहा है, इस पोल के नजदीक जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड लीडिंग पोल टिप। तो इसका वाइस वर्सा साउथ पोल में होगा। तो दिस इज द लीडिंग पोल टिप और लैगिंग पोल टिप। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रिएक्टेंस वोल्टेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिएक्टेंस वोल्टेज होता क्या है। बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं कि जो भी हम लोग ब्रशेस प्लेस करते हैं, कहाँ प्लेस करते हैं, आपका
एमएनए पे, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे प्लेस करते हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में क्या होता है, आपका करंट का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो जैसे ही आपका करंट अपना पोजीशन चेंज करता है, ठीक है, साइमल्टेनियसली पोजीशन चेंज करता है, तो क्या होता है कि ब्रश उन कंडक्टर को शॉर्ट करता है जहां पर आपका कम्युटेशन होना है। ठीक है, तो कम्युटेशन होने से क्या होता है, सडन आपका चेंज होता है करंट का, और सिंस आपका कॉइल में इंडक्टर होता है, तो यहां पर आपका ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट एक एल डी आई बाई डी टी से आपका सिंस करंट चेंज हो रहा है, एल डी आई बाई डी टी के चलते यहाँ पर क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये जो ये इंड्यूस ईएमएफ होता है, दैट इज कॉल्ड द रिएक्टेंस वोल्टेज। इसी को कहा जाता है आपका रिएक्टेंस वोल्टेज। जनरली आपको क्या होता है कि हम लोग जब ब्रश को एमएनए पे प्लेस करते हैं तो वहाँ पर जो करंट होता है वो जीरो होता है, तो उस केस में डी आई बाई डी टी का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है। रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है। अब यहाँ पर दो तीन चीज समझने वाली बात है। रिएक्टेंस वोल्टेज उन्हीं आर्मेचर कंडक्टर्स में होगा जो ब्रशेस के द्वारा शॉर्ट किए जा रहे हैं। जो ब्रशेस के द्वारा शॉर्ट नहीं हो रहे उसमें तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि वो ओपन सर्किटेड है। जहां पर ब्रश आपका कांटेक्ट में आ रहा है उसी में आपका क्या हो रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो उसी कंडक्टर्स में आपका क्या होगा, करंट फ्लो होगा और वहीं पर रिएक्टेंस वोल्टेज आपका बनेगा। अभी मान लीजिए कि नॉर्मल केस में मान लीजिए कि कोई भी आर्मेचर रिएक्शन अगर नहीं होता है, तो उस केस में ब्रश कहाँ है आपका, एमएनए पे है। ठीक है, उस केस में ब्रश कहाँ पर है आपका, लेट्स सी, उस केस में ब्रश आपका एमएनए पे प्लेस्ड है। ठीक है, अब एमएनए पे जब प्लेस्ड है तो यहाँ पर करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो भी कंडक्टर्स होगा उसमें उस समय में क्या होगा, उसमें करंट का वैल्यू जीरो होगा। तो यहाँ पर जो चेंज इन करंट होगा, दैट इज एल डी आई बाई डी टी के चलते वहाँ पर का जो वोल्टेज होगा दैट विल बी जीरो। यहाँ पर जीरो क्या जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा, मतलब रिएक्टेंस वोल्टेज जीरो हो गया। लेकिन मान लीजिए आपका आर्मेचर रिएक्शन हो गया और एमएनए आपका शिफ्ट कर गया, तो जैसे ही आपका एमएनए आपका शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एमएनए शिफ्ट कर गया। ठीक है, एमएनए शिफ्ट किया, लेकिन ब्रश को तो पता नहीं है कि एमएनए शिफ्ट किया, ब्रश अपना अभी भी उसी पोजीशन पे है। तो इस जगह पे अभी क्या होगा कि करंट का वैल्यू जो पहले जीरो था वो वैल्यू जीरो नहीं होगा। ठीक है, वो वैल्यू जीरो नहीं होगा। अब जैसे ही करंट अपना पोजीशन चेंज करेगा, क्योंकि जनरेटर आपको स्पीड से घूम रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर मोमेंटली सडनली उस कंडक्टर्स में ब्रशेस के जिसको शॉर्ट करेगा वहाँ पर करंट का क्या होगा, आपका डायरेक्शन चेंज होगा। तो जब सडन डायरेक्शन चेंज होगा तो वहाँ पर आपका एक ईएमएफ इंड्यूस होगा ड्यू टू दिस एल डी आई बाई डी टी के चलते। तो वहाँ पर क्या होगा, उन कंडक्टर्स में ब्रश के नज़दीक एक एक्स्ट्रा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जिसको कहते हैं हम लोग रिएक्टेंस वोल्टेज। इसी वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंस वोल्टेज। ठीक है, रिएक्टेंस वोल्टेज। अब ये एक्स्ट्रा वोल्टेज क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा वोल्टेज उन कंडक्टर्स में करंट को और बढ़ा देगा, करंट को और इंक्रीज कर देगा, और ब्रशेस में जो स्पार्किंग है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट डेंसिटी बढ़ गया, करंट डेंसिटी बढ़ेगा तो आपका स्पार्किंग भी बढ़ जाएगा। और इसके वजह से क्या होता है, आपका कम्युटेशन प्रॉब्लम इंक्रीज कर जाता है, आपका मशीन प्रॉपर्ली रन नहीं करता, उसमें क्या होता है, लॉसेस ज़्यादा हो जाता है। और सबसे बड़ा खतरा क्या होता है कि ब्रशेस में स्पार्किंग आपका बढ़ जाता है। तो जितना ज़्यादा आपका करंट आर्मेचर में लोड बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका एंगल शिफ्ट होते जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपका ब्रशेस में करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और उतना ही ज़्यादा आपका रिएक्टेंस वोल्टेज भी बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका स्पार्किंग भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर होता है वो रिएक्टेंस वोल्टेज का होता है, और इसके चलते क्या होता है, आपका ब्रशेस में स्पार्किंग शुरू होता है। तो इस प्रॉब्लम को कहा जाता है आपका कम्युटेशन प्रॉब्लम। कम्युटेशन वो प्रोसेस है जहां पर आपका ब्रश क्या करता है, करंट का डायरेक्शन को चेंज करता है। तो कम्युटेशन प्रॉपर गुड कम्युटेशन किसको कहेंगे, कि अगर चेंज के दौरान कोई भी आपका क्या बोलते हैं, स्पार्किंग प्रोड्यूस ना हो ब्रशेस में। अगर स्पार्किंग प्रोड्यूस होता है तो दैट इज कॉल्ड द बैड कम्युटेशन। तो आर्मेचर रिएक्शन होने से हम लोग ना चाहते हुए भी आपको क्या होता है, स्पार्किंग प्रोड्यूस होता है, दैट मींस इट इज इंक्रीजिंग द कम्युटेशन प्रॉब्लम। तो आर्मेचर रिएक्शन के चलते जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है कम्युटेशन प्रॉब्लम्स का। कम्युटेशन प्रॉब्लम का मतलब आपका जो पहले जो आर्मेचर जब आपका नॉर्मली चल रहा था वहाँ पर ब्रशेस में कोई स्पार्किंग नहीं होता है, जैसे हम लोड लगाएंगे अब ब्रशेस में आपका स्पार्किंग होना शुरू होगा। इस स्पार्किंग की वजह से क्या होता है, आपका ब्रशेस आपके खराब हो गए, और कभी कभी आपका मशीन हीट भी होगा, और कभी कभी मशीन में आग लगने का भी डेंजर हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन केस ऑफ अ आर्मेचर रिएक्शन। तो अगर इसको समराइज करें आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को, तो क्या क्या देखेंगे। सबसे पहला क्या होता है कि आर्मेचर रिएक्शन के चलते आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड डिस्टॉर्ट होता है। हम लोग अभी देखें कि मेन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है तो इसका डायरेक्शन आपका ये हो गया, मतलब दोनों क्या किया, एक दूसरे को क्रॉस मैग्नेटाइज किया। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, आपका कुछ और हो जाता है, जो हम लोग प्रोवाइड किया उसके अलावा कुछ और हो जाता है, मतलब आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर रिडक्शन इन आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्यों घटेगा भाई, क्योंकि हमने पहले जो मैग्नेटिक फील्ड दिया आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड घट गया, वो नहीं घटा, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका एयर गैप में है वो आपका रिड्यूस हो गया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा तो आपका ईएमएफ और जो आउटपुट है वो भी घट जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आपका कम्युटेशन प्रॉब्लम, विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कम्युटेशन प्रॉब्लम मतलब आपका ब्रशेस में स्पार्किंग शुरू हो जाता है, और ब्रशेस में अगर स्पार्किंग शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, वो मशीन के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ होता है, क्योंकि वो क्या करता है, मशीन को टोटली डैमेज कर सकता है। ठीक है, वो सेफ नहीं होता है मशीन, और ना यूजर के लिए सेफ है ना मशीन के लिए वो सेफ है। तो फॉर आर्मेचर रिएक्शन व्हाट हैपेंस, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द कम्युटेशन प्रॉब्लम। अब
इन तीनों प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद अगर हम लोग ये देखते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन हमारे लिए हार्मफुल है, मशीन के लिए भी हार्मफुल है, लेकिन यहाँ पर क्या किया जा सकता है, हम लोग कुछ कर सकते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन को जीरो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन तभी प्रोड्यूस हो रहा है जब आर्मेचर में करंट हो रहा है, और आर्मेचर में करंट तब हो रहा है जब आर्मेचर में हम लोग लोड लगा रहे हैं। और जब भी हम लोग कोई भी जनरेटर यूज करेंगे तो भाई इसमें लोड लगाने के लिए यूज करेंगे, उसको तो फालतू में चलाने के लिए यूज तो करेंगे नहीं। तो अगर आपका एक जनरेटर में हम लोग लोड लगाएंगे, अगर लोड होगा तो आपका आर्मेचर रिएक्शन भी होगा, और लोड का मैग्नीट्यूड जितना बढ़ेगा उतना आर्मेचर रिएक्शन भी आपका बढ़ेगा। दैट मीन आर्मेचर रिएक्शन हम लोग हटा नहीं सकते हैं। आर्मेचर रिएक्शन इज द यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर अ लोडेड जनरेटर। एक लोडेड जनरेटर के लिए आर्मेचर रिएक्शन एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सच्चाई है, जिसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, ये रहेगा ही। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या, कि अगर आर्मेचर रिएक्शन का मतलब क्या होगा, आपका आर्मेचर में स्पार्किंग होगा, तो क्या इसको हम लोग इस तरह से देखते रहे? नहीं, भले ही हम आर्मेचर रिएक्शन को कम नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन कर सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आर्मेचर रिएक्शन में होता है वो होता है आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का, स्पार्किंग ऑफ द ब्रशेस। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, आर्मेचर रिएक्शन चलो हम लोग नहीं हटा सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कम करने का कोशिश करते हैं, एंड फॉर दैट वी यूज द मेथड्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन। हम लोग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को इंप्रूव करने का, या कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है बिना स्पार्किंग का प्रोसेस को, उसको इंप्रूव करने का मेथड को हम लोग मतलब हम यूज करते हैं। हम लोग डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, स्पार्किंग आपका न हो और मशीन आपका प्रॉपर्ली वर्क करे। ओके, तो बेसिकली आज हम लोग इस टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, इसके चलते क्या क्या इफेक्ट्स होता है, और क्या ये हमारे लिए, क्यों हम लोग के लिए इतना ये हार्मफुल है। ओके, तो आई होप कि आपको आर्मेचर रिएक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस आर्मेचर रिएक्शन के चलते जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है, इस कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने का मेथड्स को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप में से किन्हीं को भी इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपके वैल्यूएबल पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, और ये टॉपिक्स जो भी मैं बता रहा हूँ ये खासकर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी अपने फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके अपने रिलेटिव्स हैं, जो भी इंजीनियरिंग फील्ड में है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, मशीन 1 पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ उनको जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज योर हेल्प इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आपका हेल्प मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी हम लोग जो ये मिशन शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग लर्निंग को आसान बनाने का और कॉन्सेप्ट्स को इजीली सीखने का एक जो मिशन शुरू किए, इसी में तब हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।